हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ लेक्चर नंबर 12, हमारा जो आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया चल रहा था उसका एक क्विक रिकैप करते हैं। उसके बाद हम आगे की बातें समझते हैं जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा। हमने देखा कि कैसे यूरोपियंस का भारत में आगमन हुआ था। सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डचेस आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डैनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। लेकिन इन सब में जो लंबा टिकेंगे और मजबूती से टिकने वाले हैं वो है अंग्रेज। इसका हमें जो अंदाज़ा लग गया वो लग गया बंगाल के अधिग्रहण से, क्योंकि जब अंग्रेजों ने 1757 के प्लासी के वॉर में एक बार बंगाल पर अपना हल्का फुल्का अधिग्रहण स्थापित किया था और उसके बाद बक्सर के युद्ध में इसे पूरी तरीके से स्थापित कर दिया अच्छे अच्छे योद्धाओं को हराकर, तो अब पता लगने लग गया था कि अंग्रेज कुछ बड़ा करेंगे। इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, बंगाल में द्वैत शासन स्थापित हो जाता है। ये द्वैत शासन लगभग 1773 ईस्वी तक चलता है, जब तक कि वॉरेन हेस्टिंग्स पूरी तरीके से बंगाल को अपने कब्जे में नहीं घोषित कर देता खुले तौर पर। उसके बाद अंग्रेजों की जो महत्वाकांक्षा थी वो बढ़ती जाती है। वो चाहते हैं कि मद्रास के बगल में जो मैसूर है इस पर नियंत्रण स्थापित करें, क्योंकि अभी अभी उभर रहा है और तेजी से उभर रहा है हैदर अली के नेतृत्व में। हैदर अली के साथ ये लड़ाई लड़ते हैं अपनी पहली वाली, जो मैसूर के साथ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। उसके बाद दूसरा युद्ध भी इनका होता है हैदर अली के साथ, और तीसरा चौथा युद्ध उसके बेटे टीपू सुल्तान के साथ होता है, जो कि चौथा निर्णायक रहता है। तो यहाँ पर एक बंदा है जिसका नाम है गवर्नर जनरल बंगाल का जो है इसका नाम है वेलेस्ली। ये 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहेगा। और क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये तय हो चुका है कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा उसका मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी पे भी पूरा पूरा अधिकार रहेगा, यानी कि वो थोड़ा सा उसका मजबूती रहेगी। अब हमने देखा कि मैसूर पर भी उन्होंने अपना एक तरह से अधिकार कर लिया। ये वेलेस्ली चाहता क्या था? देखिए, मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, स्टोरी को थोड़ा कनेक्ट कर रहा हूँ। आज का लेक्चर को हम जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, थोड़ा सा रिविजन करा रहा हूँ। वेलेस्ली क्या चाहता था? वेलेस्ली ने अपनी एक नीति अपनाई, इसे कहते हैं सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस को इसने अपनाया था। हम इसे डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या ये था, लेकिन इसमें होता ये था कि जिस भी राज्य के साथ साइन होते थे सहायक संधि में, इसका मतलब ये होता था कि वो राज्य अब अंग्रेजी सेना को अपने उस खर्चे पर रखेगा अपने राज्य में। ये कहा जाता था कि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हम रख रहे हैं, अंग्रेज बोलते थे हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए अपने सैनिक रख रहे हैं, लेकिन खर्चा तुम दोगे। और इसका सीधे सीधे मतलब ये हो जाता था कि जो भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर करता था, विदेशी मामले जो होते थे वो उसके हाथ से निकल जाते थे। यानी कि अगर हम देखें तो अंग्रेजों का उस पर अधिकार था, वो नाम मात्र के राजा की पद पे वहां पर रह रहे होते थे। तो मैसूर पे उन्होंने काम कर दिया, क्योंकि मैसूर में जब टीपू सुल्तान को उन्होंने फाइनली हरा दिया चौथे युद्ध में, तो उसके बाद कृष्णराज तृतीय जो वाडियार वंश का एक छोटा सा बच्चा था उसको उन्होंने नाम का राजा बना दिया, और वेलेस्ली ने सहायक संधि के तौर पर मैसूर पर अपना अधिकार कर लिया। इसी बीच में जब मैसूर के साथ लड़ाइयाँ चल रही थी, जब हैदर अली के साथ लड़ाइयाँ चल रही थी, एक लड़ाई अंग्रेजों की चल रही थी मराठाओं के साथ। लेकिन मराठाओं के साथ उलझना कोई आसान बात नहीं थी, ये सब शिवाजी के वंशज थे। और मराठाओं के साथ लड़ना मतलब कि अगर मराठाओं से लड़कर जीत हासिल हो जाती है तो समझ लो कि आधे से ज़्यादा भारत उनके कब्जे में। क्यों? आप अभी मैप में देखने वाले हो कि मराठाओं का कितना बड़ा साम्राज्य फैल चुका था शिवाजी के बाद। लेकिन बीच में एक झटका मराठाओं को पड़ा 1761 में, जब हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत के तीनों ही युद्ध बड़े निर्णायक रहे हैं, जिन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को मोड़ दिया। आपको अगर थोड़ा याद हो, समझ हो, आपको पता होगा कि पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जो हुआ था, इसने पहली बार मुगलों को मौका दिया था भारत की जमीन पर आने का और वहां पर राज करने का। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर के लिए बड़ा निर्णायक रहा, क्योंकि वहां से अकबर उभर के आया था हिमू के साथ लड़ाई करके 1556। अब 1761 में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, इसने मराठाओं की शक्ति को थोड़ा कम किया, क्योंकि यह युद्ध था मराठाओं और अफगानों के बीच में। अफगानों में वहां पे जो अब्दाली था और मराठाओं की तरफ से सदाशिवराव भाऊ लड़ रहे थे। ये दो लड़े, लेकिन मराठा इसमें पराजित हुए। अब मराठा पराजित हुए तो कुछ हिस्सा मराठाओं का इसमें कम हुआ और मराठाओं को एक तरह से इसमें थोड़ा सा हतोत्साहित भी होना पड़ा। लेकिन होता क्या है वो हम देखेंगे आगे। 1761 ईस्वी के बाद एक व्यक्ति है, इनका नाम है माधवराव। अब जरा समझेंगे बात को, पूरी की पूरी स्टोरी को एकदम समझेंगे, ऐसा हम हर समय पढ़ते हैं। इधर देखेंगे, ये जो आपको टेरिटरी दिखाई दे रही है जो कि शेडेड है, ये मराठाओं का राजकाज है पानीपत के तृतीय युद्ध से पहले का 1760 तक का। आप देख सकते हो कितना बड़ा साम्राज्य था इनका, मराठा संघ हम इसे कहते थे। इसमें मराठा जो थे उनको हम देखो, मराठाओं की कुछ अलग अलग कैटेगरीज थी, लेकिन वो सब मिलकर एक छत्र में रहते थे, एक छत्र के नीचे रहते थे, उसे पेशवा कहते थे, जो मतलब इन सब मराठाओं का प्रमुख होता था। लेकिन मराठाओं में मतलब विकेंद्रीकृत सत्ता थी, ऐसा हम कह सकते हैं। अब इसमें जो प्रमुख लोग थे, पहले मैं उनका जिक्र कर लेता हूं, उसके बाद आपको आज की स्टोरी में ले चलता हूं कि पहला आंग्ल मराठा युद्ध कैसे कैसे हुआ था। आप देखो, कुछ जगह हैं जो यहाँ पे हाईलाइट करनी जरूरी है। एक है इंदौर, एक है ग्वालियर, एक है नागपुर और एक है पुणे। ये चार जगह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैं मैप इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको समझ बने, समझना जरा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो ग्वालियर है ना, ग्वालियर में रहते हैं सिंधिया।
यानी कि अगर मैं कहूँगा मराठा, तो मराठा का ही एक टाइप है, ये सिंधिया कहते हैं नहीं, लेकिन ये ग्वालियर के सिंधिया, यानी ग्वालियर में कौन है, सिंधिया टाइप के लोग रहते हैं, सिंधिया है उनका नाम। इंदौर जो है यहाँ पर होलकर्स रहते हैं, होलकर है यहाँ पर, होलकर। यहाँ जो पुणे है यहाँ पर पेशवा रहते हैं, जैसे आपने कभी बाजीराव पेशवा ऐसे नाम सुने होंगे आपने, ये पेशवा रहते हैं, पेशवा यानी मराठा संघ का प्रमुख। और इस तरफ रहते हैं नागपुर में भोंसले, नागपुर में भोंसले। ये चारों के चारों बड़े शक्तिशाली मराठा हैं और इनसे टक्कर लेना बड़े मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है। अब हुआ क्या है कि 1761 ईस्वी में जब थोड़ा सा एक धक्का लगा उन्हें पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद, तो यहाँ पर इनके पेशवा के तौर पे, यानी कि जो पेशवा बने नए, उनका नाम है माधवराव। माधवराव के नेतृत्व में कहानी ठीक ठाक चलेगी, क्योंकि 1761 ईस्वी से लेकर के 1700, मैं इधर बताता हूँ आपको बातें, 1761 ईस्वी से लेकर के 1772 ईस्वी तक माधवराव पेशवा के पद पे रहते हैं और एक शक्तिशाली रूप में रहते हैं, और ये काफ़ी ज़मीनें अपनी जो उनकी छीन गई रहती है उन्हें जीतते हैं। माधवराव पेशवा है ये। आपको याद होगा कि इसी बीच में 61 के बीच में 64 में, 66 में और 71 में 3 बार हैदर अली की लड़ाइयाँ हुई है मराठाओं के साथ, मैंने पीछे जिक्र किया था, तो लिंक करें प्लीज़। तो 64, 66 और 71 की तीनों लड़ाइयाँ अगर हैदर अली हारा है तो वो माधवराव ही थे जिन्होंने उसे हराया था। तो आप समझ सकते हो कि हैदर अली एक तोप था, तो माधवराव भी एक बड़ी तोप थे फिर, क्योंकि इन्होंने हैदर अली को हराया था। तो आप ये बात समझ सकते हो, 3 बार हराया था। तो हैदर अली की उस समय चल नहीं पाई थी जब तक माधवराव थे। आप देखोगे कि माधवराव के जाने के बाद, यानी गुजर जाने के बाद, यानी इस दुनिया से जाने के बाद ही हैदर अली कुछ काम कर पाया था ढंग के। अब होता ही है कि 1772 ईस्वी में माधवराव की मृत्यु हो जाती है। अब माधवराव की जब मृत्यु होती है तो प्लीज अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, माधवराव के एक भाई हैं, इनका नाम है नारायण राव। अब जरा समझना, नारायण राव ये माधवराव के भाई हैं। ये तय किया जाता है माधवराव की मृत्यु के बाद कि नारायण राव हम के पेशवा बनेंगे। अब नए पेशवा जो बन चुके हैं वो नारायण राव बन चुके हैं, लेकिन ये ज़्यादा नहीं जीते हैं, ये सिर्फ 1 साल लगभग रहते हैं और इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद नारायण राव का जो एक पुत्र रहते हैं, इनका नाम है माधव नारायण राव। तो आपको याद रखने के लिए भी आसान रहेगा, क्योंकि माधव और नारायण दोनों मिल गए। तो माधव नारायण राव ये क्या है, ये बेटे हैं नारायण राव के, यानी इनके ताऊजी टाइप के रहे होंगे माधव राव। तो माधव नारायण राव बैठते हैं, लेकिन माधव नारायण राव बहुत छोटे हैं, मतलब इतने छोटे हैं कि 1-2 साल के ही हैं, या यूं कहें कि जब नारायण राव की मृत्यु हुई तो इनकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, इस तरीके से इतने छोटे हैं। तो माधव नारायण राव को ये तय किया जाता है कि पेशवा बनाया जाएगा। कौन है ये जो तय कर रहा है, यह नाना फडणवीस। नाना फडणवीस का आपने नाम इतिहास में सुना होगा, इन्हें मराठाओं का मैकियावेली कहा जाता है, या मराठाओं का चाणक्य आप समझ सकते हो। यानी अच्छे कूटनीतिज्ञ थे, मंत्री थे अच्छे खासे, मतलब ये समझ लो कि मेरा वचन ही है शासन वाले थे ये। तो माधव नारायण राव जो थे ये छोटे बच्चे थे, ये क्योंकि छोटे बच्चे थे तो ऐसा किया जाता है कि जो मैकियावेली है यहाँ के, यानी कि कौन है यहाँ के मैकियावेली, नाना फडणवीस। नाना फडणवीस तय करते हैं कि माधव नारायण राव को ही पेशवा बनाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, और कोई बता सकता है कि नारायण राव की मृत्यु इतनी जल्दी कैसे हो गई, 1 साल, मतलब क्या हो गया, इनके साथ धोखा हो गया। धोखा करने वाला कोई और नहीं बल्कि इनके चाचा हैं, और इनके चाचा का नाम है रघुनाथ राव। इन्हें कहेंगे हम रघोवा, रघुनाथ राव। ये रघुनाथ राव क्या थे, इनका शुरू से ही मन था कि मैं पेशवा बनूं। ये शुरुआत से ही चाहते थे, माधवराव के टाइम से ही चाहते थे कि मैं पेशवा बनूं। इनकी माधवराव से बनती नहीं थी। माधवराव की मृत्यु के बाद इन्हें लगा शायद मैं अब बन जाऊंगा, लेकिन तब भी नहीं बन पाया क्योंकि भाई लाइन में खड़ा था। इन्होंने क्या किया, भाई की हत्या कर दी। भाई की हत्या करी, इन्होंने सोचा कि अब तो मैं बन ही जाऊंगा पेशवा यहाँ का, लेकिन फिर भी नाना फडणवीस जो आए उन्होंने बच्चे को आगे कर दिया, क्योंकि नाना फडणवीस जानते थे कि ये रघोवा जो है ये ठीक नहीं काम कर रहा है, कर भी नहीं पाएगा सही से काम। इसलिए नाना फडणवीस ने तय कर दिया कि ये यहाँ के पेशवा बनेंगे और मैं इनके नाम से यहाँ का शासन करूंगा एक तरह से। तो नाना फडणवीस को सारे मराठा जो थे वो मानते थे, अच्छा मतलब उनको पूजनीय आदरणीय मानते थे, इसलिए किसी ने बगावत नहीं करी। लेकिन रघुनाथ राव को एक तरह से गुस्सा सा आ गया, जैसा होता ही है हर बार। तो रघुनाथ राव को लगा कि यार मैं यहाँ पे बैठना चाहता, छोटे बच्चे को पेशवा बना दिया मेरी जगह, ये सही बात नहीं है। रघुनाथ राव यहाँ से चले जाता है बंबई सरकार के पास। बंबई प्रेसिडेंसी, जो अंग्रेजों की बंबई प्रेसिडेंसी, यहाँ पर अंग्रेज भी रह रहे हैं, एक छोटी सी अपनी प्रेसिडेंसी बनाकर अपने टाइप से वो भी शासन वगैरह चला रहे हैं। तो वो बंबई में पहुंचता, वैसे दिल्ली की तरफ है वो ऐसा कुछ, लेकिन बंबई प्रेसिडेंसी में वो मीटिंग होती है उसकी, बंबई प्रेसिडेंसी के साथ अंग्रेजी जो अंग्रेज थे उनकी कंपनी के साथ, यानी कंपनी यानी कि अंग्रेजों के साथ कुल मिलाकर बंबई प्रेसिडेंसी के साथ वो एक डील करता है। ये दोनों के दोनों मिलकर एक डील करते हैं और इस डील को कहते हैं हम सूरत की संधि। प्लीज समझना, सारी की स्टोरी मैंने आगे लिखी है, आप ज्यादा टेंशन मत लेना, नोट मत करना कुछ भी। सूरत की संधि होती है, ये लगभग मार्च में हुई है और 1775 ईस्वी को हुई है। और यही वो संधि है जो अब तय करेगी कि आंग्ल और मराठाओं का युद्ध होने वाला है थोड़ी देर बाद। क्यों होगा युद्ध, क्योंकि रघुनाथ राव बंबई प्रेसिडेंसी के पास जाता है, इनके अधिकारी को बोलता है कि तुम्हें मैं कुछ इलाके दूंगा मराठाओं के बड़े जबरदस्त वाले, जहां से अच्छा व्यापार हो सकता है।
कुछ इलाके हैं उनके नाम मैं यहाँ पे फटाफट से लिख देता हूं, जैसे कि एक है आपके पास सालसेट है, भड़ौच है, सूरत है, थाने है, बेसिन है। इस तरह के कुछ इलाके जो आज के लगभग गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ पड़ते हैं, ये वाले इलाके जो कि बंदरगाह वाले क्षेत्र में फैले हुए हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखो दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये बेसिन है, ये सालसेट है, ये बम्बई है, और बाकी के इलाके आप यहाँ के ढूंढ लेना जो मैंने लिखे हुए। तो आप समझ रहे होंगे कि ये इलाके, उसने क्या कहा कि ये जो इलाके हैं ना, यहाँ से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है मैं तुमको दे दूंगा। अंग्रेजों को बोला तुमको दे दूंगा, यानी तुम्हारा अधिकार हो जाएगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, मुझे पेशवा बनाना पड़ेगा। और पेशवा अगर मुझे बनाना है तो मुझे लड़ाई लड़नी पड़ेगी इन लोगों से, और लड़ाई लड़ने के लिए मुझे सैनिक वगैरह चाहिए। तो इन्होंने तय किया कि ठीक है, इन्होंने इससे कहा, रघुनाथ राव से इन्होंने कहा, ये बंबई प्रेसिडेंसी के अधिकारियों ने यानी अंग्रेजों ने कहा कि हम तुम्हें लगभग 2,500 सैनिक देंगे। ये याद रखने वाली कोई बात नहीं, मुझे याद आ रहा है इसलिए बोल दे रहा हूँ। लगभग 2,500 सैनिक देंगे और इसके बदले तुम्हें हमें कुछ रुपए देने पड़ेंगे। कुछ लाख रुपए देने की बात हुई थी, तो कुछ लाख रुपए देंगे। ये तय कर दिया गया कि सैनिक जो होंगे वो प्रोवाइड कराएंगे अंग्रेज, और इसको पेशवा के पद पे प्रतिष्ठित करेंगे। और उसके बाद इन इन जगहों पर अंग्रेजों को, इनकी आय पर अधिकार अंग्रेजों को हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने उसको सेना वगैरह अपनी दी थी। ये होती है सूरत की संधि। अब सूरत की संधि हो गई है, रघुनाथ राव खुश है, अब ये लड़ाई लड़ने की तैयारी में। सूरत की संधि मार्च 1775 को होती है। आप समझ रहे होंगे, क्रोनोलॉजी को समझे प्लीज। मार्च 1775 में सूरत की संधि हुई। इसके 2-3 महीने बाद ही, यानी कि मई 1775 ईस्वी में युद्ध का ऐलान हो जाता है। ये लगभग 18 मई, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए मुझे याद है, 31 मई को मेरा बर्थडे है इसलिए याद है, बाकी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है ऐसे कुछ खास। तो 18 मई 1775 ईस्वी को इनके लड़ाई हो जाती है आरस के मैदान में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं बहुत ज़्यादा, ये मैं ऐसी कुछ भी चीज़ें नहीं लिखा रहा कि हर कुछ बता दे रहा हूँ आपको, कुछ चीज़ें बहुत जरूरी होती है। जैसे पानीपत का मैदान है, वैसे ही आरस का मैदान भी इंपॉर्टेंट है। आरस का मैदान जो कि लगभग सूरत में पड़ता है, वहाँ पर लड़ाई की शुरुआत हो जाती है मराठाओं के साथ। और ये लड़ाई इसलिए लड़ी जा रही है ताकि रघुनाथ राव को अंग्रेज बोल रहे हैं कि हम पेशवा बनाने वाले, इसलिए लड़ाई लड़ी जा रही है। अंग्रेजों की तरफ से एक बंदा है, इसका नाम है कर्नल किटिंग। ये किडिंग करता रहता है हमेशा, कर्नल किटिंग। ये कर्नल किटिंग आता है लड़ने के लिए यहाँ से। और यहाँ पर दूसरी तरफ कौन लड़ रहे हैं, मराठा लड़ रहे हैं। मराठाओं में कौन, जो रघुनाथ राव के अपोजिशन में खड़े हुए हैं वो लोग लड़ रहे हैं, जो विरुद्ध है उसके। ये युद्ध होता है और लगभग 1776 ईस्वी में आने तक आप देखोगे कि पहले युद्ध में मराठा एक तरह से जीत ही जाते हैं लगभग। लेकिन 1776 ईस्वी में एक संधि हो जाती है, इसको कहेंगे हम पुरंदर की संधि। अब जरा प्लीज कुछ बातें समझना, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ चीज़ें जरा ध्यान से समझना। वो बातें क्या, देखिए इधर कहाँ गया वो, 1 मिनट देखिएगा, हाँ मैं बता रहा हूँ, 1 सेकेंड, ठीक है। इसमें हुआ ये है ना कि रघुनाथ राव जब गया था ना, तो वो कहाँ गया, वो यहाँ गया, बंबई प्रेसिडेंसी के पास गया है हेल्प मांगने के लिए। लेकिन असली सत्ता जो अंग्रेजों की काम कर रही है वो कर रही है बंगाल में। आपको पता होगा कि बंगाल में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद अब यहाँ पर मेन बात, यहाँ का जो गवर्नर बोलेगा वो होगा। लेकिन हुआ क्या है कि बंबई और ये जो रघुनाथ है, इन दोनों ने आपस में साठगांठ कर ली, यानी अपनी वो कर ली। बंगाल के गवर्नर को पसंद नहीं आई ये बात। बंगाल के गवर्नर ने कहा बंबई के गवर्नर से कि तुमने कैसे, किस हिसाब किताब से तुमने कैसे युद्ध की बातें छेड़ ली, इस पे अधिकार तो मेरा है, मैं हूं बंगाल का गवर्नर, जो कि गवर्नर जनरल है। तो इसके तहत वो जो बंगाल का गवर्नर है, जो कि इस समय वॉरेन हेस्टिंग्स है, वो आता है और मराठा दरबार के साथ, यानी जो असलियत में भी मराठा हैं, जिन्होंने चीटिंग नहीं करी, जिनके साथ लड़ाइयाँ चल रही है बंबई प्रेसिडेंसी की, उनके साथ आके एक संधि कर रहे हैं। ये संधि का नाम है पुरंदर की संधि। तो ये पुरंदर की संधि किसके बीच में हो रही है, ये बंगाल की जो सरकार है, उसके बीच में, और साथ में हो रही है किसके बीच में, जो मराठा दरबार है। जब मैं मराठा दरबार कह रहा हूं तो मैं उसकी बात कर रहा हूं जहां पर अभी गद्दार लोग नहीं है, ये यानी रघुनाथ राव नहीं है ये, और उस तरफ रघुनाथ राव के और बंबई प्रेसिडेंसी के बीच में संधि हुई थी सूरत वाली। पुरंदर की संधि में तय किया जाता है, मराठे बोलते हैं सबसे पहले तो रघुनाथ राव को हटाओ यहाँ से, बंगाल सरकार से बोलते हैं कि रघुनाथ राव हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, उसको हटाओ यहाँ से। एक तो ये बात करते हैं। दूसरी बात ये करते हैं कि कुछ इलाके हम अंग्रेज बोलते हैं कि अब हमारी लड़ाई वगैरह नहीं होगी, ये मैं आगे लिख रखा मैंने, कुछ खास नहीं है, लेकिन पुरंदर की संधि किसके बीच में, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपने देख लिया। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत 1776 में 1 साल के लिए इनकी बातें टलती हैं। पुरंदर की संधि के साथ थोड़ा सा एक पलड़ा भारी होता है इन लोगों का, माधव नारायण राव या फडणवीस लोगों का पलड़ा थोड़ा सा भारी होता है। लेकिन जो बंबई सरकार थी, इसको ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि बंबई सरकार बोलती है यार हमारी जवान की भी कुछ कीमत है, हमने रघुनाथ राव यानी राघोवा को हमने अपनी जवान दे रखी है। वो फिर युद्ध छेड़ देते हैं। 1778 ईस्वी के करीब फिर से एक लड़ाई हो जाती है, और ये लड़ाई जो है यहाँ पर, इसे ना, ये इसमें एक संधि होती है, इसका नाम है बड़गांव की संधि। बड़गांव की संधि, और ये एक ऐसी संधि होगी, ये संधि में हुआ क्या कि असल में अंग्रेज यहाँ पर हारे हैं। एक कर्नल कॉकबर्ग है, मैंने आगे चीजें लिखी हुई है, आप नोट
अभी मत करो, कर्नल कॉकबर्ग लड़ता है यहाँ से, कर्नल कॉकबर्ग लड़ता है, और मराठाओं की तरफ से सिंधिया और होलकर्स लड़ते हैं, सिंधिया और होलकर्स लड़ते हैं, और ये दोनों के दोनों मिलकर बुरी तरीके से हरा देते हैं इसको। तालगांव नाम की एक जगह है, वहाँ पर तालगांव का युद्ध इसे कहते हैं। किन्हें हरा देते हैं? अंग्रेजों को हराते हैं। कौन से वाले अंग्रेज? बंबई वाले अंग्रेज, क्योंकि बंगाल वाले तो लड़ना चाह ही नहीं रहे, वो तो संधि करके चले गए पुरंदर की। लेकिन बंबई वालों ने जो पहले सूरत की संधि की थी उसी के तहत वो आगे बढ़ते हैं और इनके साथ लड़ाई लड़ने आ जाते हैं 1778 ईस्वी में, तालगांव की लड़ाई लड़ने। लेकिन सिंधिया और होलकर्स जो मराठाई हैं, ये दोनों के दोनों कॉकबर्ग को हरा देते हैं, जो कॉकबर्ग जो यहाँ का एक तरह से अंग्रेजों का अधिकारी रहता है, और इनको विवश करते हैं एक संधि करने में, जो कि बड़गांव की संधि है। बड़ी तिरस्कारपूर्ण संधि है, अंग्रेजों के लिए धब्बा थी ये एक तरह का, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें की गई थी। जैसे एग्जाम्पल के लिए अंग्रेजों से बोला जाता है कि 1773 से पहले के बाद जो कुछ तुमने जीता हमारे वहाँ से, जो कुछ तुम्हें मिला है, वो सब कुछ हमें वापस कर दो। और ऐसी दो चार और बातें बोली जाती है अंग्रेजों की, जो कि अंग्रेजों के लिए काफ़ी तिरस्कारपूर्ण रहती है, लेकिन उन्हें मानना पड़ता है क्योंकि वो हारे थे। तो इस तरीके से आप समझ रहे हो कि 1778 ईस्वी में जो लड़ाई हुई है, ये तालगांव का युद्ध हुआ था, जिसमें बड़गांव की संधि होती है, जो 1779 ईस्वी के करीब हुई है। अब इसके बाद आपको समझ में आ गया कि अभी फिलहाल जो पलड़ा भारी है वो इन लोगों का पलड़ा भारी है, यानी कि मराठाओं का, यानी अभी फिलहाल जीते हैं। लेकिन इसके बाद फिर कुछ और लड़ाइयाँ होने वाली हैं, और 1782 ईस्वी में आकर फाइनली सालबाई के युद्ध संधि होगी। यानी 1779 में बड़गांव की संधि के बाद फाइनली 1782 ईस्वी में आकर एक सालबाई की संधि होती है, और इस संधि के तहत ये तय किया जाता है कि ये जो कुछ इलाके जैसे सालसेट का इलाका और एलिफेंटा का इलाका, एलिफेंटा द्वीप आपने सुना होगा, एलिफेंटा द्वीप और सालसेट के द्वीप जो रहते हैं वो अंग्रेजों को सौंप दिए जाते हैं कि लो इन दोनों को ले लो। लेकिन पूना पर अधिकार अभी भी किसका रहेगा? मराठाओं का ही रहेगा। पूना यानी कि मेन राजधानी, पूना पर अगर अधिकार चले गया तो सब कुछ चले गया। आप मेरे ख्याल से कंफ्यूज हो रहे हैं। आप इधर देखें, लास्ट जो वॉर हुआ था 1782, उसमें एक संधि हुई है, इसको कहते हैं सालबाई की संधि। इंपॉर्टेंट यही है, प्लीज इसको समझ लो जरा, इसमें क्या हुआ था, कंफ्यूज मत होना। सालबाई की संधि में ये तय किया जाता है सबसे पहले कि जो सालसेट का इलाका है और जो आपके पास यहाँ पर एक और इलाका है एलिफेंटा का, ये द्वीप है जो कि लगभग मुंबई महाराष्ट्र में पड़ते हैं आज, तो सालसेट और एलिफेंटा को जो द्वीप है ये अंग्रेजों को दे दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेज लड़ने ही इन चीज़ों के लिए आए थे, क्योंकि रघुनाथ ने एक तरह से वादा किया था ना उनके साथ। रघुनाथ ने वादा किया था कि ये चीज़ें मुझे चाहिए, तो मराठा कहते हैं उसको तो हम बनने नहीं देंगे, लेकिन हाँ हम एक डील कर लेते हैं कि हम दे रहे हैं तुम्हें कुछ इलाके, 2 इलाके हम तुम्हें दे रहे हैं, ये 2 इलाके दे देते हैं। और बोलते हैं कि रघुनाथ राव जो है इसको पेंशन पे भेज दिया जाता है। रघुनाथ राव को बोलता है कि तुम अपना सपना जो तुम्हारा है उसे तोड़ दो, 3.5 लाख रुपए की लगभग पेंशन पे इसको बोल दिया जाता है, वार्षिक पेंशन पे, कि तुम अब घर जाओ, अब तुम्हें पेशवा वगैरह कुछ नहीं बनना। पेशवा का जो पद रहता है वो वैसे ही रहता है, और जो माधव नारायण राव जो छोटा बच्चा बना हुआ था वो पेशवा ही अभी भी। यानी पूना पर अभी भी किसका अधिकार है? पूना पर अभी भी मराठाओं का ही अधिकार है, मराठाओं का ही अधिकार है। तो आप समझ रहे होंगे शायद कि एक तरह का कॉम्प्रोमाइज़ है ये। कॉम्प्रोमाइज़ इस तरीके से कि रघुनाथ राव को भी थोड़ा बहुत खुश करने के लिए बोल दिया गया कि तुम अब साल में 3.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन ले लेना, खुश रहो। दूसरा इस तरफ अंग्रेजों को खुश कर दिया, बोला कि सालसेट एलिफेंटा के द्वीप जो है वो तुम ले लो, ये सालबाई की संधि में हुआ। और बाकी पूना पर पेशवाओं ने कहा हमारा ही अधिकार रहेगा, हमारा ही आदमी यहाँ पे बैठेगा, वो माधव नारायण राव छोटा बच्चा जो है। तो इस तरीके से 1782 में सालबाई की संधि होती है। तो हम पूरी स्टोरी को अगर मैं एक बार बताऊं, 1775 से लेकर 82 ईस्वी तक मोटा मोटा ये युद्ध चला है। सूरत की संधि से ये स्टार्ट हुआ है और सालबाई की संधि के साथ ये समाप्त हुआ है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। सूरत की संधि जो हुई थी वो हुई थी रघुनाथ राव और बंबई प्रेसिडेंसी की अंग्रेजों के बीच में, और जो सालबाई की संधि हुई है ये मराठा जो दरबार है, यानी जो मेन मराठा है उनके और अंग्रेजों के बीच में हुई है। सालबाई की संधि में क्या हुआ ऊपर लिख दिया। सूरत की संधि में रघुनाथ राव ने कहा था कि मुझे आप सेना प्रोवाइड करो ताकि मैं वहाँ का पेशवा बन सकूँ, उसके लिए मैं आपको एलिफेंटा, बेसिन, भड़ौच, सूरत, सालसेट ये वाले जो द्वीप की आय होगी वो मैं आपको दूंगा। अंग्रेज लड़ने आते हैं, कोशिश करते हैं सूरत की लड़ाई में लड़ने की 1775 ईस्वी में, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो पाता। 1776 ईस्वी में एक संधि हो जाती है, इसका नाम पुरंदर की संधि है। लेकिन ध्यान रखिए पुरंदर की संधि बंगाल के साथ हुई है मराठाओं की, तो इसमें तय किया जाता है कि अब युद्ध वगैरह ऐसा कुछ खास होगा नहीं, लेकिन चिढ़ जाती है बंबई प्रेसिडेंसी और वो 1778 ईस्वी में एक तालगांव की लड़ाई लड़ने आ जाती है। लेकिन लड़ाई लड़ने तो आती है, लेकिन मराठाओं के आगे उनको मुंह की खानी पड़ती है, और इसीलिए 1779 में बड़गांव की संधि होती है। यही कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने यहाँ पे लिख दी। बड़गांव की संधि है, 1758 में तालगांव का युद्ध है, और 1776 में पुरंदर की संधि है, 1775 में सूरत की संधि है। इसके बाद फाइनली 1782 में सालबाई की संधि के साथ ये युद्ध में विराम लगता है। और अगर आप समझो कि अंग्रेज यहाँ भी बिजी हैं, अंग्रेज दूसरी तरफ पोर्टनवा का युद्ध वगैरह भी लड़ रहे हैं उसके साथ हैदर अली के,
1780 से 84 के बीच में। और यहाँ पर देख लो आप, 1780 से 84 के बीच में एक लड़ाई चल रही है उनकी ऑलरेडी मैसूर में, और एक लड़ाई इनकी यहाँ चल रही है। लेकिन समझने वाली बात थोड़ा बहुत ये है कि जो मैसूर वाली लड़ाई है उसमें इंटरेस्ट किसका, बंगाल का, और ये वाली लड़ाई में इंटरेस्ट बम्बई का है, प्रेसिडेंसी इसका अंग्रेजों की। आप मेरी बात थोड़ा समझ रहे होंगे। इन बातों को प्लीज़ यहाँ पे देखें, मैंने लिखी हुई है आपके आगे के लिए। पृष्ठभूमि क्या है, पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजय के बाद माधवराव ने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त किया। सेम बातें जो लिखी है वो यहाँ पर बोली, जो मैंने वही लिखी हुई है यहाँ पर, इसलिए मैं तेज जल्दी जल्दी पढ़ूंगा तो टेंशन में नहीं आना। माधवराव की मृत्यु के बाद छोटा भाई नारायण राव पेशवा बना, लेकिन उसके चाचा रघुनाथ राव ने उसकी हत्या करा दी। उसके बाद उनका बेटा जो माधव नारायण राव था उसे गद्दी में बैठाया गया, लेकिन राघवा ने इसे पेशवा मानने से इनकार कर दिया और वो अंग्रेजों के साथ जाकर के सूरत की संधि कर देता है। सूरत की संधि में क्या तय होता है कि बंबई सरकार के साथ ये सूरत की संधि होती है 75 में। इसमें तय किया जाता है कि सालसेट, सूरत, बेसिन, भड़ौच और इसी तरीके से आपका एक और जगह थाने, इन जगहों की आय पर अधिकार आपका हो जाएगा, बस आप मेरी हेल्प करो। ये कहता है रघुनाथ राव, मुझे सेना वगैरह प्रोवाइड करो। इस संधि की 16 शर्तों में से एक शर्त एक इंपॉर्टेंट ये भी है, क्योंकि आप देख रहे हो कि बंगाल का जो इलाका है और जो कर्नाटक का इलाका है, कर्नाटक एक तरह से किसका अधिकार क्षेत्र है, अंग्रेजों का ही है, क्योंकि अंग्रेजों के लोग ही यहाँ पे रहते हैं। तो ये तय किया गया, मराठाओं से बोला गया कि ना तो तुम बंगाल पे आक्रमण करोगे, ना तो तुम यहाँ पर आक्रमण करोगे, क्योंकि दोनों अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में। समझ रहे हो आप, क्योंकि उन्हें पता था कि मराठा बड़े तेज हैं और ये इस तरह से अगर इन्होंने अधिकार वगैरह कर लिया तो यहाँ हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, इसलिए एक संधि ये भी कर दी थी सूरत की। किसके साथ हो रही है, रघुनाथ राव के साथ, कि जब तुम गद्दी पे बैठाएंगे हम तुम्हें, तो तुम ये काम नहीं करोगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हो रहा है 1775 ईस्वी से, मैंने आपके साथ डिस्कस किया, 82 तक चलेगा। कैसे कैसे हुआ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने चीजें लिखी हुई है, आप प्लीज देखें। सूरत की संधि के तहत कर्नल कीटिंग के नेतृत्व, मैंने आपसे बोला था आरएस के मैदान में अंग्रेजों और मराठों के बीच युद्ध होता है। इसमें मराठे हारते तो हैं, लेकिन पुणे पर उनका अधिकार बना रहता है। मैंने शायद जीतते हैं बोल दिया था गलती से पीछे, हारते हैं सब मराठे पहले युद्ध में 75 में, लेकिन पेशवा अभी तक पेशवा उनका मौजूद है यहाँ पर, पुणे पर उनका अधिकार बना हुआ है। पुरंदर की संधि होती है इस युद्ध के बाद। ये कौन कर रहा है, बंगाल की सरकार। यह संधि बंगाल सरकार और अंग्रेजों के बीच होती है। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही गलत लिख दिया, बंगाल सरकार और मराठाओं के बीच होती है, बंगाल सरकार और मराठाओं के बीच होती है। इसके तहत कंपनी राघवा का समर्थन नहीं करेगी। ये तय किया जाता है कि राघवा का समर्थन आप लोग नहीं करोगे, आप अंग्रेजों को बोला जाता है, लेकिन सालसेट और ठाणे पर आपका अधिकार दे दिया जाएगा। मैंने आपको डिस्कस कर लिया बात। बंबई सरकार ने संधि का विरोध किया। ध्यान रखें, बंगाल के साथ हुई है संधि, बंबई ने विरोध कर दिया, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सारी बात, और युद्ध छेड़ दिया। तालगांव की लड़ाई में उनकी हार हो जाती है। कॉकबर्ग को सिंधिया और होलकर्स हरा देते हैं यहाँ पर। और फाइनली 1779 में बड़गांव की संधि होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंग्रेजों की इसमें हार होती है। इसमें तय किया जाता है कि आपको 1773 के बाद जो भी आपने इलाके जीते अंग्रेजों ने, वो सब वापस कर दो मराठाओं को, बहुत लड़ लिए। सालाबाई की संधि फाइनल लड़ाई थी 1782 की। इसमें महादजी सिंधिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इनकी मध्यस्थता से संधि। कौन है सिंधिया, ग्वालियर के मराठा। मैं आपको बता चुका हूँ, सिंधिया जो है ग्वालियर के हैं, होलकर्स इंदौर के हैं, भोंसले जो है वो नागपुर के हैं, और पुणे के पेशवा हैं। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि आगे काम आएगी अभी ये तृतीय जब हम युद्ध लड़ेंगे मराठाओं का। सालसेट और एलिफेंटा द्वीप अंग्रेजों के पास रहने दिए गए। आप प्लीज ध्यान से देखें, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था उन्हें खुश करने के लिए। कंपनी ने पेशवा को पेंशन देना स्वीकार किया और साथ में रघुनाथ को 3.5 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया गया। ये आप समझ रहे हो। इस तरीके से ये आपके साथ पहला युद्ध हो गया। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें, हाँ थोड़ा सा अगले उसको स्टार्ट करने के लिए कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं। वैसे हम इसको अगले उसमें सेशन में शुरू से ले सकते हैं, लेकिन इसमें खास बात यह कि बाजीराव द्वितीय नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद शासक बना। देखो मैंने इसको आपको शॉर्ट में थोड़ा बताया था कि हुआ क्या, वैसे हम इसको अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। हुआ यह है कि रघुनाथ राव का आपने हिसाब किताब देख लिया कि उन्हें पेंशन वगैरह में भेज दिया गया। लेकिन ये बात रघुनाथ राव, वो जो लड़ाई चली थी वो 1775 से 82 तक चली थी। अब समय बीतता है, धीरे धीरे 1800 ईस्वी आ जाता है। इस समय नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है, नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है, नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि नाना फडणवीस की मृत्यु के साथ मराठाओं का सयानापन भी चला गया, यानी मैच्योरिटी जो है इनकी गई अब, क्योंकि नाना फडणवीस ही दिमाग से काम लेते थे। इन्होंने कभी भी अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। लेकिन अब क्या होगा, 1800 के बाद 1802 ईस्वी आता है। बाजीराव द्वितीय पेशवा के रूप में बनते हैं। बाजीराव द्वितीय यहाँ के पेशवा बन जाते हैं, और ये कोई और नहीं, मैं आपको बताऊं, रघुनाथ राव के बेटे हैं। ये पेशवा बन चुके हैं यहाँ के, और ये 1802 ईस्वी में क्या करेंगे, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर देंगे। सबसे बड़ी भूल थी मराठाओं की। अब सहायक संधि पर जब हस्ताक्षर हो जाते हैं, सहायक संधि पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, मैं डिस्कस करूंगा, मैं आपको थोड़ा बहुत बता चुका हूं कि सहायक संधि क्या है। सहायक संधि का मतलब यह है कि अब अपनी स्वायत्ता शासक खो देता है, वो अंग्रेजों के हाथ में देता है अपने सारे अधिकार, कि विदेशी मामले, किसी से संधि करनी है, युद्ध करने, सब आप देख लेना। अंग्रेज अपनी सेना उसके राज्य में रख देते हैं। इस तरह के काम होते हैं सहायक संधि में।
तो कुल मिलाकर के बाजीराव द्वितीय जब सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर देते हैं 1802 में, तो फिर जो बाकी मराठा हैं, जिसमें इंदौर के होलकर्स हैं, नागपुर के भोसले हैं और सिंधिया हैं जो ग्वालियर्स के हैं, वो नाराज हो जाते हैं। ये लोग जब नाराज हो जाते हैं तो फिर ये अंग्रेजों के साथ मराठाओं की फिर दूसरी वॉर हो जाएगी शुरू। तो दूसरी जो युद्ध का स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से, जब बाजीराव द्वितीय जो है वो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करते हैं। इस चीज़ को मैंने शॉर्ट में थोड़ा बहुत यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी हल्के में लिखा हुआ है, आगे हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। यही बातें यहाँ पर थी, आप चाहो तो इन्हें पढ़ सकते हो, अभी बाद में मैं इसे डिस्कस कर लूँ। ठीक है, ये बेसिन की संधि है। इस चीज़ को मैं ऐसा करता हूँ नेक्स्ट सेशन में ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि वहीं से आपको इसका रेलेवेंसी समझ में आएगी। आप आज के क्वेश्चंस देख लें। पहला क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ें, एक एक पढ़ के और ध्यान से इसका जवाब देना। इस ऑप्शन का मतलब यह है कि इनमें से कितने सही हैं, क्या एक ही सही है, दो सही हैं, कोई भी दो, या कोई भी तीन, या कोई भी चार सही है, ये मतलब है इसका। आप देखें प्लीज़, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, आंसर दें। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। मैंने क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे फ्रेम किया ताकि आप गलती करोगे। देखते हैं कि आप गलती करते हो कि नहीं करते। ठीक है, बेसिन की संधि पर बेस्ड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, से मैं अगले में ले लूँगा क्योंकि रेलेवेंसी इसकी वहीं पर रहेगी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जितना कुछ मैंने आज आपको बताया बहुत सिंपल चीज़ें समझ में आई होगी। इंपॉर्टेंट है ना कनेक्शन बैठाना। हिस्ट्री कोई मैथ्स नहीं है कि आप समझने में बहुत टाइम लगा रहे। समझ तो कहानी है, एक सिंपल वे में चल रही है और इंसानों की कहानी है, जैसे कि होता ही आस पड़ोस में हमारे, वही चल रहा है यहाँ भी। थोड़े बहुत नाम होते हैं कुछ, वो बार बार रिवीजन करके याद वगैरह हो जाते हैं। सन वगैरह स्पेशली उन पे फोकस मत करो, कहानी को समझो तो ऑटोमेटिकली क्रोनोलॉजिकली जब आप चलोगे तो आपको सन वगैरह ऑटोमेटिकली याद होने लग जाएंगे। आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि बड़गांव की संधि 1779 में हुई थी। जब आपको पता होगा कि 1778 ईस्वी में तालगांव का युद्ध हुआ था, उससे पहले जब आपको पता होगा कि 1776 में पुरंदर का और 1775 में सूरत की संधि हुई थी। तो क्रोनोलॉजिकली जब जुड़ी रहती हैं चीज़ें तो फिर मुश्किल नहीं होती। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो लेक्चर को जरूर लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अदर नीडी स्टूडेंट्स से जरूर इसको शेयर करें। अगर आप मैथमेटिक्स ऑप्शनल रखते हैं तो उसमें मेरी क्लासेस रेगुलर चल रही हैं। मैथमेटिक्स ऑप्शनल यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मेरी क्लासेस चलती है, तो उन्हें आप जरूर ज्वाइन किया करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।